मरियातू रोड स्थित नंदराज वृद्धाश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री आवास की बागबानी में सीएम हेमंत सोरेन ने उपजाए तरबूज खरबूज, दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों से की मुलाकात। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस से भी जंग शुरू। बिहार सरकार ने अस्पतालों को दिए 6000 वायल इंजेक्शन। राज्य मुख्यालय में 50,321 रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोज उपलब्ध। लॉकडाउन तोड़ रहा कोरोना वायरस की चेन। बिहार में घट रहे कोरोना के मामले, अब ब्लैक फंगस बनी चुनौती। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। झारखंड में 2321 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 48 कोरोना संक्रमित मरीजों की गई जान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। रविवार को बिहार में कुल 6894 नए यहां पर कोरोना मरीज मिले हैं। हालांकि इस दौरान 79 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवा दी है। अब ब्लैक फंगस वाले मरीज नई टेंशन यहां पर बना रहे हैं। बिहार में 6894 नए कोरोना मरीज, जबकि 79 की मौत। बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है। राज्य में रविवार को 6894 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लगातार केसेस घट रहे हैं, जो अपने आप में एक राहत भरी खबर भी है। लेकिन ऐसे में ब्लैक फंगस लोगों की टेंशन यहां पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। रविवार को बिहार में कुल 6894 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हालांकि इस दौरान 79 कोरोना पीड़ितों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो 89 कोरोना पीड़ितों ने अपनी जान गंवा दी है। ब्लैक फंगस वाले मरीज नई यहां पर टेंशन बन रहे हैं। बिहार में 6894 नए कोरोना मरीज, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है। राज्य में रविवार को 6894 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। तो पटना में सबसे ज्यादा 1103 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 जिलों में 100 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,20,271 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। वहीं सक्रिय मरीजों के मामलों में भी यहां पर कमी आ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे यहाँ पर बिहार से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर ब्लैक फंगस को लेकर, तो एक तरफ कोरोना लोगों की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, और ऐसे में अब ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो लॉकडाउन की वजह से अब कोरोना के आंकड़े भी लगातार यहाँ पर घट रहे हैं। गौतम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोरोना के आंकड़े लगातार जिस तरह से बढ़ रहे थे, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था, जिसकी वजह से आज बिहार की एक सुखद स्थिति है। आंकड़ों में बेहद कमी आई है। आंकड़े धीरे धीरे अपना ग्राफ नीचे ढलान पर जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है बिहार के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने पहले ही सवाल में कि बिहार के लिए ब्लैक फंगस वाकई एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो पहले से उसमें ग्रसित है, पहले से उनको कई गंभीर बीमारियां हैं, और खास करके IGIMS के अंदर, एम्स के अंदर, NMCH, इन तमाम जगहों पर अब ब्लैक फंगस ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। चिंता इस बात की है कि सबसे पहले इसके जो लक्षण है इतने खतरनाक हैं कि इससे अगर जल्द ही नहीं निपटा गया तो बहुत देर हो सकती है मरीजों के बीच में। शुक्र इस बात की है कि ये उन मरीजों के अंदर मिल रहा है जो पहले से इलाज करा रहे हैं, ताकि उनको इलाज कराने के लिए मतलब बाहर से नहीं आना पड़ रहा है। जो पहले से इलाज करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दूसरी बीमारी का करा रहे हो, तो वैसे लोगों के अंदर ये ब्लैक फंगस देखने को मिला, और इसके जो लक्षण है वो बेहद खतरनाक है। आंखों का लाल होना, उसके अलावा नाक के अंदर जो श्वास नली है उसको चौक कर देना, उसको बंद कर देना। तो आप सोचिए कि अचानक से किसी मरीज को अगर ये पता चलता है कि वो सांस नहीं ले सकता, तो उसका जो मतलब अगर तुरंत इमीडिएट अगर कोई उपाय ना किया जाए तो उसकी जान जा सकती है। बेहद खतरनाक तौर से
गुजर रहा है, पूरा विश्व गौतम, जहां एक अगर तरफ देखा जाए तो लॉकडाउन जो बिहार में लगा है उसके बाद आंकड़ों में काफी ज्यादा कमी आई है। ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ही यहाँ पर आंकड़े घटे हैं और अब जाकर ये हालात है कि धीरे धीरे रिकवरी रेट बिहार में भी बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिर्फ लॉकडाउन ही एक पहला ऐसा कारण है जिसके कारण से आंकड़ों में कमी आ रही है। और लॉकडाउन के 2-3 फायदे जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों ने सड़क पर बेवजह निकलना छोड़ दिया, गाड़ियां बेवजह निकालना बंद कर दिया उन लोगों ने, ट्रैवलिंग खत्म हो गई, मार्केट एक सीमित समय पर खुलता है जहां पर आप अपने लोकल स्तर पे सामान खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पाबंदियां लगी है, कोरोना के ऊपर पाबंदियां है, ये आम इंसान के ऊपर नहीं है, ये कोरोना के ऊपर पाबंदियां है, कोरोना को खत्म करने के लिए पाबंदियां हैं। आप देखिए जो आंकड़े आज से लॉकडाउन से ठीक पहले तक 22,000 के पार चले गए थे। आपने देखा कि 22,000 बिहार के अंदर नए मरीज हो गए जिनकी जांच हो रही थी, 1 लाख के आसपास जांच हो रही थी, उसमें 22,000 मतलब तकरीबन 20 से 25% लोग ग्रसित थे, यानी हर चौथा आदमी कोरोना पॉजिटिव था। अब ऐसे में बिहार एक बड़ी आबादी थी और इस संक्रमण को अगर नहीं रोका जाता तो वो कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आज पूरा बिहार मतलब समझ लीजिए कि अपने आप में एक अस्पताल बन चुका होता। लेकिन शुक्र है कि घनी आबादी को देखते हुए एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया गया, थोड़ा लेट सही लेकिन लिया तो सही। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में जिला प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग की टीम, इवन की जो सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग हैं, खास करके इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो बहुत पहले सजगता दिखाई है बिहार में, ये दोनों बहुत ही धन्यवाद के पात्र है क्योंकि इनकी सजगता के कारण ही मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया, वरना वो सर्वदलीय बैठक ही करके रह जाते। उनको वो अगर 1-2 दिन और लेट करते तो शायद ये आंकड़ा अब संभाल पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉकडाउन के कारण फर्स्ट जो कारण है वो है लॉकडाउन का लगना। दूसरा, लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, ये आम लोगों के अंदर अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल गौतम, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोरोना के आंकड़े तो लॉकडाउन की वजह से घट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो विपक्ष लगातार यहाँ पर कोरोना को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में बैठक हुई है जिसमें तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बैठक में कहा कि जो भी प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं वो प्रयास नाकाफी है। कई सुझाव मुख्यमंत्री को हमने दिए थे लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने एक भी सुझाव हमारा नहीं लिया, जिस वजह से आज बिहार के ये हालात हैं। देखिए, बिहार के अंदर किसी भी विषय पर राजनीति स्वाभाविक है, या फिर देश किसी हिस्से में कुछ भी हो जाए, बिहार के अंदर किसी सियासत है वो सुलगनी शुरू हो जाती है। कोरोना की इस घड़ी में भी सरकार की तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि जितने दोषी या जितने नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या महागठबंधन के नेताओं से कही जाती है, उससे कम सरकार भी दोषी नहीं है, दोनों की तरफ से। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो सरकार चाहती तो हिंदी डिस्कशन कर सकती थी, लेकिन सरकार ने भी कोशिश नहीं की। सरकार भी आज भी विपक्ष को विपक्ष नहीं मानता है, नेता प्रतिपक्ष को नेता नहीं मानते हैं, वो सीधे तौर पे उनको हल्के में लेते हैं। दूसरी बात कि विपक्ष को भी सरकार की कुछ अच्छी चीजों पर पहल करनी चाहिए। हर चीज पर मीन में निकालेंगे कोरोना की ऐसी घड़ी में तो शायद जनता सब कुछ देख रही है, जनता को सब पता है। यहाँ पर जातिगत या राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोरोना से कैसे जंग लड़ी जाए, कोरोना के लिए कैसे मददगार साबित की जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, सिर्फ सरकार के लिए नहीं थी। ये तो एक आपदा है, इसमें कोई भी सरकार फेल कर जाती, लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार को ये आंख को जगाना, सरकार को उठाना, ये भी तो काम है विपक्ष का। सिर्फ ट्वीट कर देने से आप ये काम नहीं कर सकते। आप इसके लिए एक बार, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप भी एक बार बात कर सकते थे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसका एक अभाव दिखता है, गैप दिखता है, और इस खाई को पाटने की कोशिश शायद दोनों दलों के नेताओं ने नहीं की। यही कारण है कि बिहार के अंदर जो ताजा हालात है वो राजनीतिक हालात की वजह से ज्यादा क्रिटिकल है। वरना सामाजिक अगर सरोकारिता होती, हेल्दी डिस्कशन होती, हेल्दी पॉलिटिक्स होती, तो शायद बिहार के अंदर कोरोना की जंग को और पहले बहुत बखूबी ढंग से दूसरे राज्यों से भी बेहतर तरीके से इसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। उस बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यही कहा गया है कि जिन जनप्रतिनिधियों के इलाके में जहां कहीं भी
कोरोना के मरीज हो या उनकी मदद के लिए हाथ आ गया है। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत मायने इसलिए नहीं रखती क्योंकि देखिए बहुत वक्त निकल चुका है। तो ऐसे में शुरुआत के दिनों में अगर आपने की होती या लेकिन गौतम देखा जाए अगर कोरोना को लेकर लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर कमी रही, इसे लेकर अगर हम पहली लहर में बात करें तब भी यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से सुझाव दिया गया था कि यहाँ पर इनको नियुक्त किया जाए। इस बार के भी जो हालात नजर आए गौतम वो यही कि डॉक्टर की काफी ज्यादा कमी हो गई, सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर कमी हो गई, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अगर बेड है तो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर है तो बेड नहीं है, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर भी मुख्यमंत्री को कोई फैसला लेना चाहिए ताकि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ नियुक्ति की जा सके। देखिए, सरकार को हमेशा से विपक्ष जगाती रही है। मैंने पहले भी कहा कि सरकार को चाहे वो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान जब पहली बार सदन चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष ने जब सरकार को जगाने की 3, 4, 5 बार कोशिशें की और वो पहल सदन के अंदर देखने को मिली थी। वो कोरोना काल नहीं था लेकिन कोरोना से कम भी नहीं था। लेकिन सरकार को अपने प्रशासन के पदाधिकारियों पर ही सिर्फ भरोसा है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भरोसा नहीं है। जब वो चीजें सुर्खियां बनती है तब मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेते हैं और तब जाकर के एक्शन लेती है। बात चाहे परीक्षा में परीक्षा पत्र लीक का मामला हो, तेजस्वी यादव बताते हैं, तब जाकर के ये बात करते हैं उस बिहार बोर्ड के चेयरमैन से, तब इनको पता चलता है कि अच्छा फलाना पेपर तो कैंसिल हो गया, उसका पेपर तो तेजस्वी यादव दिखा रहे थे, यही वो परीक्षा थी जिसको जो कैंसिल हो गया, तब वो बात करते हैं। मतलब उनको तब पता चलता है जब चीजें सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव कह चुके होते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय या किसी भी परिस्थिति में आप देखिए, अभी कोरोना का समय, तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था आंकड़ों के खेल में महारत हासिल है, आंकड़ों के खेल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, इतनी जल्दी लोग कैसे बीमार पड़ जा रहे हैं, इतनी जल्दी लोग कैसे ठीक हो जा रहे हैं। आंकड़ों के खेल को लेकर के भी सियासत गर्म है। अब कोरोना के इक्विपमेंट को लेकर के कि भाई जब आपके पास सामान है तो आपने उस टेक्नीशियन को क्यों नहीं आपने भरने की कोशिश, आपके पास वेंटिलेटर है मतलब आपके पास वेंटिलेटर है, ऑपरेटर नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है। अस्पताल है, बेड है, सब कुछ है, मगर डॉक्टर नहीं है। तो ये तमाम चीजें आपके पास आज से नहीं है। आप 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप 1 साल से आप लगातार आप कोरोना के काल को देख रहे हैं और आपके स्वास्थ्य विभाग में प्रत्यय अमृत जैसे महारथी है जो प्रधान सचिव है उस विभाग के, और खुद आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगल पांडे जैसे मंगल नाम से ही मंगल है, वो मंगल पांडे जी। गौतम एक सवाल आपसे, जिस तरीके से गौतम यहाँ पर वैज्ञानिक सलाहकार समेत कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोरोना का 3rd वेव भी आ सकता है, क्या सरकार को इसके मद्देनजर विशेष तैयारी नहीं करनी चाहिए ताकि इस बार जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली है उस तरीके की विस्फोटक स्थिति ना हो? तमाम राज्यों के लिए कुछ एक नई पहल, नई तैयारियां करनी चाहिए। देखिए, तीसरा फेज जब कभी भी आएगा उसका मंजर बहुत खौफनाक होगा। वो बिहार की सरकार नहीं संभाल सकती चाहे लाख कोशिश कर, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, फिलहाल वर्तमान फेज को ही यानी कि फेज 2 के ही टीकावर को अगर सरकार संभाल ले तो यही बहुत बड़ी बात है। सरकार फेज 2 अभी सरकार अब फेज 1 के काम को कर रही है, लेकिन सरकार कितनी पीछे है, आप उस चीजों को समझिए। जब आपके पास फेज 2 आया तो आप फेज 1 को दुरुस्त कर रहे हैं, जब फेज 3 आएगा तो आप फेज 1 को दुरुस्त करके फेज 2 में एंटर कर रहे हो। तो आप अनुपात, उस रेशियो को समझिए, उस आंकड़ों को समझिए कि जब आपके पास 20,000 प्रतिदिन मरीज आ रहे थे, राजधानी पटना में 2,000 मरीज आ रहे थे, तब आपने सिर्फ 100 बेड की व्यवस्थाएं की। मतलब कहाँ 20,000, कहाँ 2,000 और कहाँ आपने व्यवस्थाएं की सिर्फ 100 मरीजों। उसमें भी 100 मरीजों की व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि आप तोशक, तकिया और कंबल बिछा के ये कह दीजिए कि मेरा तो 100 बेड रेडी हो गया। कोई जलमासा नहीं है, ये किसी के ब्याह का जलमासा नहीं है कि जहां आप स्कूल में तोशक तकिया लगा करके कह दिए कि 100 बेड रेडी हो गया। यहाँ पर आपको बेड के साथ साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, नर्सेस, टेक्नीशियन, जांच, डॉक्टर की मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। वो भी 24 घंटे की घड़ी है। अगर आप 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं
तो 3 गुना लोगों की व्यवस्थाएं करनी होगी, तब एक बिल्कुल बेहद कंप्लीट जरूरी होगा। है कि बिहार में यहाँ ध्यान दिया जाए। गौतम, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर थर्ड वेव आती है तो वाकई हालात जो होंगे वो काफ़ी खौफनाक होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इस दूसरी वेव में ही लोग यहाँ जागरूक हो जाएं, सरकारें यहाँ पर जागरूक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पिछले 24 घंटे में 6,894 नए यहाँ पर मरीज मिले हैं। ऐसे में यहाँ बिहार की क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर यहाँ चर्चा की हमने अपने पटना संवाददाता से, और तमाम तरीके की चर्चा में बातें निकलकर सामने आई। साफ तौर पर देखा जाए, एक तरफ बिहार में आंकड़े घट रहे हैं, रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में ज़रूरत है कि लोग थोड़े से और ज़्यादा यहाँ जागरूक हो जाएं, ताकि तीसरी वेव अगर आती है तो उससे यहाँ संभला जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। यहां लगभग 1 महीने बाद जहां 2,500 से कम केस मिले हैं, वहीं 50 से कम मरीजों की मौतें हुई हैं। रविवार को यहां महज 2,321 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में इससे पहले 14 अप्रैल को 1,798 मरीज मिले थे, जिसके बाद यहां प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा मरीज मिलने लगे थे। वहीं राज्य में रविवार को महज 48 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इससे पहले यहां 20 अप्रैल को 45 मरीजों की मौत हुई थी, जिसके बाद होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ने लगी थी। रविवार को राज्य में 40,291 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2,321 संक्रमित मिले। इस तरह यहां पर हर रोज 100 लोगों की जांच की जा रही है। 6 लोग यहां पर संक्रमित मिले हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर अगर बात कर ले तो 7,119 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची की बात कर लेते हैं, यहां भी तेजी से हालात सुधर रहे हैं। रविवार को यहां 255 कोरोना मरीज मिले हैं। इससे कई गुना ज्यादा कुल 2,260 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 18 मरीजों की मौत हुई है। यानी धीरे धीरे अगर बात करें तो झारखंड की स्थिति भी यहाँ पर सुधरती जा रही है, यानी केसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिला है। जिस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तैयारियां की, राज्य सरकार ने तैयारियां की और उसके बाद उन तैयारियों को धरातल पर उतारा गया, लॉकडाउन लगाया गया, धीरे धीरे यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ने लगी। इसके साथ साथ ही जो केसेस थे कोरोना के वो धीरे धीरे कम होने लगे और आज की ये स्थिति है कि पिछले 24 घंटे के जो केसेस हैं वो वाकई यहाँ पर हैरान कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम केसेस हो गए हैं। और ऐसे में झारखंड की जनता के लिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन ऐसे में आपको जागरूक रहना होगा ताकि आगे ये केसेस बढ़े नहीं, ये केसेस इसी तरीके से घटते रहे। आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी होगी। यानी अगर धीरे धीरे हालात सुधर भी जाते हैं, चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, गैदरिंग से आपको दूर रहना है। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार अगर हम बात कर ले झारखंड की, तो जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी लॉकडाउन लगाने के बाद से ही आंकड़े यहाँ पर घट रहे हैं और रिकवरी रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, जो झारखंड के लिए एक राहत की खबर है। सर, झारखंड के लिए राहत भरी खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार चलती आ रही है। आंकड़े जिस तरीके से राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड की जनता, इन तमाम लोगों को आंकड़ों ने उत्साहित कर रखा है। और खास करके अगर बात करें तो ये नतीजे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या मिनी लॉकडाउन की वजह से स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। और राज्य सरकार ने जो फैसले लिए थे 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से मिनी लॉकडाउन लगाने की, उस फैसले को इन आंकड़ों की कह सकते हैं गवाही हो गई है, पैरवी हो गई है। इन आंकड़ों ने पैरवी कर दी है इस बात की कि जो कदम उठाया गया था राज्य सरकार के द्वारा वह जायज कदम था और वक्ती तौर पर वही एक कदम सटीक था। अब देखिए आंकड़े कितने झारखंड के लिए अच्छे हो गए हैं कि पिछले 24 घंटों में महज 2,321 लोग संक्रमित हुए हैं और साथ ही साथ 7,119 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क दिखाई दे रहा है संक्रमित होने वाले लोगों में और स्वस्थ होकर घर लौटने वाले लोगों के बीच में। और पहली बार मृतकों का आंकड़ा पिछले 1 महीने से ऊपर के अंतराल में 50 से कम हुआ है।
पूरे झारखंड में महज 48 लोगों की मौत हुई है। अब राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में कंचन 255 लोग संक्रमित हुए थे, 2260 लोग स्वस्थ हुए हैं और महज 18 लोगों की मौत हुई है। 10 गुने का फासला है संक्रमित लोगों में और स्वस्थ होकर घर लौट रहे लोगों के बीच में। तो इन आंकड़ों को देखकर बहुत तसल्ली हो रही है राज्य सरकार को, जिला प्रशासनों को, झारखंड की जनता को। अगर फौरी तौर पर नजर डाला जाए तो कुछ जिले हैं जिनके आंकड़े बहुत चिंताजनक रूप से बढ़े हुए थे। जमशेदपुर की बात कर लें, जमशेदपुर जहां 1000 के आसपास आंकड़े जाने शुरू हो गए थे, वहां जमशेदपुर में कल पिछले 24 घंटों में 208 संक्रमित लोगों की खबरें आई हैं और 521 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। अब चाईबासा की बात करते हैं। चाईबासा में भी सुधार हुआ है, 166 संक्रमित हुए हैं, 229 लोग स्वस्थ हुए हैं और 0 मौत है। बोकारो में 233 लोग संक्रमित हुए हैं और 429 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परसों पूरे झारखंड के 24 जिलों में से 8 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी संक्रमित लोगों की मौत नहीं हुई थी। कल 7 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई थी और आज यह आंकड़ा बढ़कर 9 जिलों तक पहुंच गया है जिसमें एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। इन 9 जिलों में बात करें तो चतरा है, गिरिडीह है, गुमला है, लातेहार है, पाकुड़ है, रामगढ़ है, साहेबगंज है, सरायकेला है और चाईबासा है। ये कुल 9 जिले हैं जिन जिलों में एक भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और अगर राष्ट्रीय एवरेज, नेशनल एवरेज से बात कर ले पूरे भारत के औसत से, तो परसों यह आंकड़ा 83.50 था भारत का, झारखंड का आंकड़ा 84.05% था रिकवरी रेट का, नेशनल रिकवरी की अगर हम बात कर लें। कल यह आंकड़ा बढ़कर 83.80 हो गया, झारखंड का आंकड़ा 85.37 था। कल हमने नेशनल एवरेज से लीड ले ली थी और यह लीड बड़ी हैंडसम लीड थी, 1.57% हम भारत की राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गए थे और आज यह लीड और बढ़ गई है। आज भारत का रिकवरी रेट है 84.20% और झारखंड का रिकवरी रेट है 86.99%, 87% मान सकते हैं। तो यह लीड लगभग 2.79% बढ़ चुकी है। तो भारत के राष्ट्रीय एवरेज से हम फासला बनाते जा रहे हैं, हम अच्छी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे बाकी जिलों की भी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से झारखंड की हम बात कर रहे हैं, राजधानी रांची की बात कर ले तो बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से यहाँ पर 19 लोगों की मौत हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन लगाने की वजह से ही आज ये हालात है कि धीरे धीरे केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। कुंदन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर आज हम इस सुखद परिस्थिति, हालांकि जो चीजें हो रही है वो सुखद नहीं है, बट अगर कंपैरेटिव तुलनात्मक तौर पर अगर अध्ययन करें तो आज हम सुखद स्थिति में हैं। जहां झारखंड के आंकड़े 8000 से पार चले गए थे, वहां पे अब महज 2321 संक्रमितों की खबरें हमारे पास निकल कर आ रही हैं। इसमें झारखंड की जनता ने चेता है, बहुत जल्दी चेता है, क्योंकि जो स्थितियां यहाँ पर थी उन स्थितियों से एक खौफ पैदा हुआ था लोगों के मन में। तो लोगों ने मास्किंग का प्रयोग शुरू किया, सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे, सैनिटाइजर्स का उपयोग करने लगे, जिसकी चर्चा बार बार हमने भी अपने कार्यक्रमों में की, अपने दर्शकों को बताने समझाने की कोशिश की कि अभी तात्कालिक तौर पर यह ही स्थिति है। सरकार ने 22 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया। राजधानी रांची में देखें, कोई भी कानून या कोई भी चीजें अमली जामा पहनाई जाती हैं राज्य में, तो सबसे पहला जो आपका सिंबल निकलकर सैंपल निकालने की कोशिश की जाती है वो राजधानी होता है। अब राजधानी में तमाम तरह की कड़ाइयां की गई, पाबंदियों को सख्त किया गया और उस पर प्रशासन पूरी पैनी नजर बनाए रखी, तो राजधानी में फौरन असर दिखना शुरू हुआ। अब देखें,
परसों जहां 1,20,000 लोगों ने ई पास के लिए अप्लाई किया था, हासिल किया था, कल यह संख्या 1.5 लाख हो गई। कल राजधानी में कंचन मैं आपको बताऊं कि 2 तरीके के जुर्माने वसूले गए। पहला जुर्माना वसूला गया जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, ऐसे लगभग 800 से अधिक लोगों से जुर्माना वसूला गया। दूसरा, जो बिना ई पास के सड़कों पर निकल पड़े थे काम करने के लिए, चाहे वो किसी भी काम से निकले हो, उनसे जुर्माना वसूला गया। तो राजधानी में किसी भी कानून को, किसी भी पाबंदी को लागू किया गया और उस पर वहां पर सबसे ज्यादा निगरानी की गई। तो राजधानी में जाहिर तौर पर असर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज्य में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा गया है उसका असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से केसेस की हम बात कर रहे हैं तो राजधानी रांची में भी केसेस कम हो रहे हैं, पूरे झारखंड में लगातार केसेस कम हो रहे हैं, जो झारखंड के लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन ऐसे में ज़रूरत है आपको और ज़्यादा अवेयर होने की। आंकड़े कम हो रहे हैं, ये देखते हुए ये ना हो कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें। बेहद ज़रूरी है, गैदरिंग वाली जगहों पर मत जाएं, यहाँ मास्क का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन लगाई गई है, उन तमाम गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करें। जब आप इस गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी इसी तरीके से सुखद स्थिति होगी और धीरे धीरे केसेस कम होंगे। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।